हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एजुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th बॉटनी का चैप्टर नंबर 6 जो है उसका एक लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा है, मेरिस्टेम टिश्यू को देखा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, प्लांट पार्ट की इंटरनल स्टडी करना, कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स की इंटरनल स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी के अंदर हमने मेरिस्टेम टिश्यू पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसका हमने किसमें, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से उनका फंक्शन होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या डिफ्रेंशिएशन, या फिर मैं बोलूँ उसके टाइप पढ़ने वाले हैं, किस बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। फिर इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि क्या है, एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। हमने दो तरह के टिश्यू पढ़े, सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़े हैं, और हमें क्या पढ़ने हैं, परमानेंट टिश्यू पढ़ने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि वो सेल्स, ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती है या लॉस्ट कर देती है, उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है डिफ्रेंशिएशन होके, और उसके बाद में रीडिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम करती है प्लांट के अंदर, और सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ये सारा डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आई होप आपका लास्ट का जो लेक्चर था वो बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, और वो आपने अब तक कंप्लीट कर भी लिया होगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट कुछ था नहीं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप हैं फंक्शन के बेसिस पर, इसको किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेबरलैंड था। उनके बेसिस पर हम क्या देखने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शन को देखने वाले, यानी कि अकॉर्डिंग टू हेबरलैंड। ठीक है, अब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने किसके बेसिस पर देखा था, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टेम देखा था। उसके बाद में हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा था, सेकेंडरी मेरिस्टेम देखा था। फिर लोकेशन वाइज हमने क्या देखा था, एपिकल मेरिस्टेम देखा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा था, और लेटरल मेरिस्टेम देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बेसिस पर। तो हेबरलैंड ने फंक्शन के बेसिस पर जिस मेरिस्टेम को डिवाइड किया है, जिसके टाइप बताए हैं, वो है एपिकल मेरिस्टेम। आपको पता है शूट और रूट की टिप पर प्रेजेंट मेरिस्टेम को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और इन्होंने उसी एपिकल मेरिस्टेम को यू मेरिस्टेम नाम दिया। और उसी एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन जो है अलग अलग कामों में, कि वो क्या क्या बना सकता है, उसका काम कहाँ पर आ रहा है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, उस बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हेबरलैंड ने यू मेरिस्टेम नाम दिया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हम देखते हैं किसको डिवाइड किया इन्होंने, कि इन्होंने डिवाइड किया है एपिकल मेरिस्टेम को। किसको डिवाइड किया बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम को। एपिकल मेरिस्टेम को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एपिकल मेरिस्टेम का ही नाम इन्होंने क्या रखा है, यू मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम को क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है,
तो सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम को फंक्शन के बेसिस पर जो टाइप बताया उसका नाम है प्रोटोडर्म। क्या नाम है इसका? प्रोटोडर्म। सेकेंड नंबर पर है प्रोकैम्बियम। एंड थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम। अब प्रोटोडर्म से हो सकता है कि यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ड्रॉपर्स हों और उन्हें तो पता ही होगा सारी कि रामलीला क्या होने वाली है, यहाँ पर क्या हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। बट कुछ मेरे प्यारे बच्चे होंगे जो सिर्फ क्लास 11th के हैं, यानी कि 10th करके 11th में आए। तो प्रोटोडर्म से जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, तो स्किन की हम बात करते हैं, स्किन आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की। तो वैसे ही समझ लो कि ये जो प्रोटोडर्म है ना, प्लांट्स के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसका फॉर्मेशन करने वाली है। प्रोकैम्बियम से कुछ याद आ रहा है? कैम्बियम जैसा कुछ बनने वाला है। और ग्राउंड मेरिस्टेम से भी कुछ याद आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा हो तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे, तो भाई तुम टेंशन मत लो। प्रोटोडर्म क्या बनाती है आगे जाकर, प्रोकैम्बियम क्या बनाने वाली है, और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोटोडर्म आगे जाकर एक सिस्टम बनाएगी जिसका नाम है ETS, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म एपिडर्म बनाएगी और उसके अलावा एपिडर्म के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम किस में काउंट करेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ही काउंट करेंगे। यानी कि 3 तरह के सिस्टम्स बनेंगे इन एपिकल मेरिस्टेम के, 3 टाइप्स जो बताएं यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पर, उसके आधार पर। प्रोकैम्बियम हमारा बनाने वाला है VTS। क्या बनाने वाला है? VTS, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड मेरिस्टेम किस किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? GTS, यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्मेशन करेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। और VTS क्या है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब आपको पता है वेस्कुलर बंडल से ही वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जाइलम फ्लोएम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आने वाले हैं, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के बाहर प्लांट पर जो बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस है। उसके ऊपर आपको पता है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में स्टेम वगैरह पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्राउंड मेरिस्टेम में क्या आने वाला है? ग्राउंड मेरिस्टेम में हमारा आने वाला है जैसे कि कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथ रेज। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्टेक्स टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, ये कॉर्टेक्स टर्म अकेला कॉर्टेक्स नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस कॉर्टेक्स में जैसे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस कॉर्टेक्स को हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से। यानी कि अभी हम जब क्या देखने वाले हैं, स्टेम वगैरह को देखेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे, तो टीएस वगैरह जब मैं आपको काट कर दिखाऊंगी तो वहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा कि वहाँ पर कॉर्टेक्स टर्म है, तो वहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को काउंट करना पड़ेगा। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पर प्रेजेंट होता है, किसके? शूट की टिप पर है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट की टिप पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फंक्शन के बेसिस पर, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म आगे जाकर जिस सिस्टम का 3 तरह के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, प्रोटोडर्म आगे जाकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, शॉर्ट में ETS। प्रोकैम्बियम आगे जाके फॉर्मेशन करेगी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि VTS। और ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाके बनाएगा हमारा GTS। क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा GTS, यानी कि ग्राउंड टिश्यू
सिस्टम ये बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं कि इसके अंदर जो पार्ट करते हैं, अलग अलग लेयर हम पढ़ने देखेंगे टीएस के अंदर। जब हम टीएस की ट्रांसफर सेक्शन की कटिंग करेंगे किसी भी स्टेम की या फिर रूट की भी, तो रूट में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो हम रूट में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि कोर्टेक्स प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, पिथ प्रेजेंट होगा और पिथ रेज वहाँ पर क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। अब हम इनके बारे में वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पहले एपिकल मेरिस्टेम देखते हैं, फिर एपिकल मेरिस्टेम का क्या करेंगे, हम टीएस कट करके देखेंगे और उसमें ये सारे के सारे टिश्यू सिस्टम हमें किस तरह से नजर आते हैं, कहाँ पर प्रोटोडर्म प्रेजेंट होती है, कहाँ ग्राउंड मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, कहाँ पर हमारी प्रोकैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये सारा का सारा क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। सो देखिए इधर हेबरलैंड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग, हेबरलैंड के अकॉर्डिंग। एपिकल मेरिस्टेम बना के दिखाती हूँ मैं आपको। एपिकल मेरिस्टेम जिसमें क्या बोला है इन्होंने, 3 तरह की चीज़ें बताई है। तो ये मान लो किसी भी शूट की टिप है, यानी कि क्या है, एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पर प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, टिप पर प्रेजेंट होगा है शूट की टिप पर और रूट की टिप पर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल से बनी, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है और सिंगल लेयर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। और इसी एपिकल मेरिस्टेम में अभी मैं ये जो सेक्शन कटिंग बता रही हूँ आपको, ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है। तो इसमें क्या होती है, लंबी लंबी इस तरह से लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे खंबे की तरह लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स क्या होती हैं यहाँ पर बच्चों, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम को छोड़कर जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है टिश्यू, उस सारे टिश्यू को हम बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। आप सभी का ध्यान जो है सिर्फ अभी बोर्ड पर होना चाहिए। तो एपिकल मेरिस्टेम को क्या किया था, हेबरलैंड ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक उन्होंने बोला था कि प्रोटोडर्म होता है, एक होता है प्रोकैम्बियम और क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है, यही बताया था स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। उसके अलावा जो अंदर की तरफ हमें ये लंबी लंबी खंबे जैसी, क्या लंबी लंबी इलोंगेटेड खंबे जैसी सेल्स प्रेजेंट दिखाई दे रही है, लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स, ये क्या है, प्रोकैम्बियम है। और प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम को छोड़कर ये जो भी ब्लू से मैंने बनाया है डॉट डॉट में, ये सारा का सारा क्या है, देखिए ग्राउंड मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, ये ग्राउंड मेरिस्टेम प्रेजेंट है। और ये जो मैंने सेक्शन कटिंग करके आपको बताई है, ये क्या है, स्टेम का मैंने लिया है एलएस। हम किसको देख रहे हैं, एक एलएस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कट करके देख रहे हैं। ये है हमारा
एलएस काट के दिखाया है मैंने, ठीक है। मान लो कि ये कोई स्टेम है, डाइकोट स्टेम है, और इसको मैंने इस तरह से कट किया है, तो आपको इसका क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन एलएस का हम पार्ट देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि प्रोकैम्बियम लंबी लंबी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये दो खंबे एलोंगेटेड, दो लंबी लंबी खंबे जैसी सेल्स बनाई, एलोंगेटेड सेल्स, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये जो प्रोकैम्बियम होते हैं इसके इस तरह से एलोंगेटेड सेल्स के दो नंबर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नहीं गाइस, क्या होता है कि ये सारी की सारी जो लंबी लंबी सी सेल्स, खंबे वाली सेल्स होती है, वो एक के पीछे एक इस तरह से सर्कुलर वे में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनका कोई नंबर निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि ये किसी के अंदर प्रोकैम्बियम का नंबर 5 हो, किसी के अंदर 10 हो, किसी के अंदर 20 हो। तो अब मेरे को क्या करना है, ये मैंने एलएस शो किया है, अब मैं आपको इसका टीएस कट करके दिखाती हूँ। ये जो था इसका मैंने एलएस कट किया था, अब मुझे क्या करना है, इसको ऊपर से मैं काट के देख रही हूँ एलएस की जगह। अब मेरे को क्या देखना है, टीएस देखना है। तो टीएस कैसा नजर आएगा, हमें राउंड स्ट्रक्चर में नजर आएगा। कैसा नजर आएगा बच्चों, हमें टीएस नजर आएगा इसका राउंड। तो भाई मेरा तो काम चल जाएगा, तुम लोग अपना देख लो। तो जैसे ही मैंने कट करके देखा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन से ट्रांसवर्स सेक्शन, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी अभी भी वो क्या होगी, प्रोटोडर्म होगी। प्रोटोडर्म के अंदर की तरफ प्रोकैम्बियम जो इलोंगेटेड सेल्स में प्रेजेंट थे, ऐसे लंबे लंबे, अब कट कर दिया है तो वो ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड स्ट्रक्चर में नजर आएगी। तो ये क्या बना रही हूँ मैं, आपका ये जो राउंड एंड राउंड स्ट्रक्चर्स है, ये है प्रोकैम्बियम का स्ट्रक्चर। एक सेकेंड दोबारा बनाती हूँ। ये हो गया हमारा प्रोकैम्बियम। अब हमें क्या बताना है, ग्राउंड मेरिस्टेम बताना है। तो ये डॉट डॉट से मैं जो भी बना रही हूँ, ये सारा का सारा प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम को छोड़ने के बाद में जो भी बचता है एक सेल के अंदर, यानी कि एक टिश्यू के अंदर, वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू होता है। ये लीजिए, तो ये सबसे बाहर क्या है बच्चों, ये हुआ मेरा प्रोटोडर्म, ये है प्रोकैम्बियम, और ये है मेरा ग्राउंड मेरिस्टेम। हमने क्या बोला था कि प्रोटोडर्म आगे जाके किसको फॉर्म करती है, कि एक टिश्यू बनाती है। ये किसका फॉर्मेशन करती है, एक टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोकैम्बियम आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यही होता है। अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, हमने टीएस कट किया है। अब इस टीएस को मैं डिटेल में आपको क्या बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। यानी कि एक डाइकोट स्टेम की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो उसके टीएस के अंदर ये जो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, या फिर मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किन किन स्ट्रक्चर्स से, किन किन लेयर्स से मिलकर बना है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किन लेयर्स से मिलकर बना है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किन लेयर्स से मिलकर बना है, ये मुझे पता होना चाहिए। यानी कि मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। नीट का एग्जाम आप ही को क्रैक करना है। तो देखिए, मैं आपको इसका डिटेल में स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखनी है डायग्राम बनाने में, क्योंकि समय लगता है। तो दिमाग जो है अपना पूरा का पूरा क्या करना है, यहीं पर रखना है।
देखिए बच्चों, सबका फोकस इधर बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने अभी आपको बताया कि हेबरलैंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, फंक्शन के बेसिस पर मेरिस्टेम 3 टाइप के होते हैं। और वो टाइप उन्होंने किसके बताए हैं, एपिकल मेरिस्टेम के। क्या बताया उन्होंने कि एपिकल मेरिस्टेम को अगर फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो वो 3 तरह का होता है। सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्रोटोडर्म बनाती है। उसके बाद में जो राउंड एंड राउंड में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं वो प्रोकेम्बियम बनाती हैं। अगर टीएस कट किया जाएगा तो राउंड राउंड नजर आएंगी। और प्रोटोडर्म और प्रोकेम्बियम को छोड़कर जो भी होता है उसके अलावा वो ग्राउंड मेरिस्टेम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब ये क्या बनाता है कि प्रोटोडर्म आगे जाके ईटीएस बनाएगा, प्रोकेम्बियम आगे जाकर वीटीएस बनाएगा और ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाकर जीटीएस बनाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये जो टीएस यहाँ पर कट किया था उसको डिटेल में अंदर से बिल्कुल स्पेसिफिक क्या किया है, डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है। अभी मैंने क्या बोला कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये क्या है, हमारी एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस है। यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मैंने 2 राउंड राउंड लाइंस बनाई है, बिल्कुल पास पास बनाई है। तो इसका मतलब यह है कि एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी लेयर होती है कि ये सिंगल लेयर की बनी होती है, यानी कि सिंगल सेल्स की बनी हुई लेयर होती है। सिंगल लेयर वाली क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। जब भी 2 लाइंस को पास पास में ड्रॉ किया जाता है तो समझ जाओ कि वो सिंगल लेयर है। अगर मैं आप कहो तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर सेल्स बनाकर दिखा सकती हूँ इस तरह से। ये देखिए, दोनों को मैंने चिपका दिया है, बिल्कुल पास पास कर दिया है। तो ये क्या है, सिंगल लेयर वाली एक आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम क्या है बच्चों, कि इसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, सिंगल लेयर नजर आ गई। अब हम बात करें, ये जो टीएस मैंने कट किया है वो किसका है, ट्रांसफर सेक्शन डाइकोट स्टेम का। तो डाइकोट स्टेम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। और इसी एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होता है, इस एपिडर्मिस पर शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये आपकी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है शूट हेयर। और ये जो शूट हेयर होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। और शूट हेयर यूजुअली क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अलावा डाइकोट स्टेम में जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके ऊपर शूट हेयर या ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और इसी एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है बट आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। और ये जो स्टोमेटा का नंबर्स होता है ना, वो 1, 2, 5, 10 नहीं होता, लाखों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या है स्टोमेटा प्रेजेंट होने का, देखो कि जो भी प्लांट का एरियल पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या होता है, धूप पड़ती है। अब किसी भी एरियल पार्ट पर धूप पड़ रही है यानी कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एरियल पार्ट पर सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का टेम्परेचर बढ़ता है। और प्लांट का जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बोला मैंने, एरियल लाइट पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने की वजह से प्लांट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्लांट को क्या करना है, अब प्लांट को टेम्परेचर को एक मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है ना कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तब भी वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना, उसको प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करना है। जैसे आप लोगों को क्या होती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, तो सर्दियों के टाइम पर हम मेंटेन करने के लिए क्या पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं। गर्मियों के टाइम पर हम एसी कूलर की हेल्प ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो प्लांट का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, एरियल पार्ट प्लांट का जितना भी होता है, वो स्टेम हो या लीफ हो, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देंगे, पानी लेंगे अंदर से। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसपीरेशन का काम करते हैं स्टोमेटा, उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसलिए एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाखों नंबर्स में, लाखों के नंबर्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है कि वो प्लांट के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या फिर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ट्रांसपीरेशन। ये बात हो गई एपिडर्मिस की, जो क्या है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है किसका,
टीएस को हम जब कट कर रहे हैं डाइकोट स्टेम के, तो ये बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमेटा और शूट हेयर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है ट्राइकोम भी बोल सकते हैं, और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या यूजुअली ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ डाइकोट स्टेम में, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ डाइकोट स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ एक लेयर जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। क्या है, हाइपोडर्मिस। और जनरली नहीं, मतलब क्लियरली डाइकोट स्टेम जो होता है उसकी हाइपोडर्मिस किसकी, कोलेनकाइमेटस होती है, कोलेनकाइमा टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। आपको अभी यहाँ पर टिश्यू याद नहीं करने हैं, हमें अभी यहाँ पर रीजन याद करने हैं कि डाइकोट स्टेम है, अभी तो स्टेम की बात कर रहे हैं, रूट वगैरह, तो उसके रीजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे बाहरी जो रीजन होता है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। और हाइपोडर्मिस का ये जो देखो, ये ब्लू रीजन से जो ये सिंगल सी लेयर बनाई है हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ आपको ये खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये खाली जगह नजर आ रही है वाइट, ये इस हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ इस स्पेस को हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। इस जनरल कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो ये राउंड एंड राउंड्स मैंने क्या बनाई है, राउंड वले जैसी रिंग की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल नहीं बोलते हैं भैया इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट होती है, टीएस, अगर डाइकोट स्टेम के टीएस की अगर हम बात करें तो जनरल कॉर्टेक्स के अंदर ये जो राउंड सी सबसे बाहर की तरफ जो राउंड रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। ये किसकी लेयर है, कि ये लेयर है आपकी एंडोडर्मिस की। मैं आपको सारे के सारे टिश्यूज़ भी बताऊंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मत सोचना कि ये सारे के सारे टिश्यूज़ जो आप मैम पढ़ा रहे हो ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में भले ही नहीं है लेकिन हमें पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पहले टिश्यूज़ समझाने पड़ेंगे आपको। अगर मैं डायरेक्टली आपको डाइकोट स्टेम रूट लीफ या फिर मोनोकोट की स्टेम रूट लीफ बताने लग गई तो वहाँ पर मैं समझाऊंगी ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये कोलेनकाइमेटस से बनी होती है, ये पेरेनकाइमेटस से बनी है, मोनोकोट का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस से बना हो। आप लोग कंफ्यूज होगे कि स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा ये सब कहाँ से आ गए। तो उससे पहले जो बड़ी वाली चीज़ दी हुई है ना, जिसके लिए बेसिक समझना ज़रूरी है, कि टिश्यूज़ नहीं बताऊंगी तब तक मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ा सकती हूँ, इसलिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या है समझना जरूरी है। कि सबसे डाइकोट स्टेम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस के अंदर वाला रीजन जो होता है वो जनरल कॉर्टेक्स होता है। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो लेयर, ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो रिंग है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। और इस एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ मेरा क्या प्रेजेंट होता है, कि इस एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है पेरीसाइकिल। क्या प्रेजेंट होती है गाइस, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है। और आपको ये जो बंडल्स नजर आ रहे हैं, इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर बंडल। क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर बंडल। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, क्या बोल रही हूँ मैं, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो आपको रिंग नजर आ रही है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इन दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेडुलरी रेस, या फिर इसी का नाम, दूसरा नाम है पिथ रेस। क्या बोलते हैं, पिथ रेस। और एक कंप्लीट वेस्कुलर बंडल जो ये बना हुआ है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये छोटा सा स्पेस, इस स्पेस को बोला जाता है पिथ या फिर मेड्यूल। क्या बोला जाता है, इसको पिथ बोला जाता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैंने क्या किया है, आपको डिटेल में बनाया। अभी ये वाला जो डायग्राम था ये बहुत छोटा सा डायग्राम था। क्या था बच्चों, ये बहुत छोटा सा डायग्राम था। इस पूरे के पूरे टीएस को मैंने क्या किया है, एलोबरेट करके थोड़ा सा डिटेल में आपको बना के बताया है कि सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर शूट हेयर और स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और उसके एपिडर्मिस के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर वाला रीजन एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस के अंदर वाला रीजन, ये जो वले जैसी रिंग जैसी फॉर्म है, उसको पेरीसाइकिल बोल रहे हैं। और इस पेरीसाइकिल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। और इन वेस्कुलर बंडल किससे मिलकर बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को आपस में मिलाकर हम क्या बोलते हैं,
वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल की एक जो कंप्लीट रिंग है उसके बीच बीच में जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेड्यूलरी रेस या फिर पिथ रेस। और एक कंप्लीट वेस्कुलर बंडल बनने के बाद में अंदर की तरफ बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर आपको स्पेस नजर आ रहा है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। ये कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर है, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, जिसको मैंने आपको डिटेल में बनाकर बताया है। अब मैंने क्या बोला था कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्रोटोडर्म। तो जो प्रोटोडर्म है वो क्या बनाती है, ईटीएस बनाती है, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब मैं आपको बताती हूँ कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिएगा, ये जो एपिडर्मिस है ना, इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा और शूट है। एपिडर्मिस को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस ही अकेला मिलकर क्या बनाता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। और इसी के अंदर जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट पार्ट है, जैसे कि हो गया स्टोमेटा, शूट हेयर हो गया, और कहीं कहीं पर हमें क्यूटिकल भी नजर आएगी। क्यूटिकल कहाँ पर स्पेसिफिक नजर आएगी वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है तो वो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी किस में काउंट होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर काउंट होगा। उसके बाद में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, मेड्यूलरी रेज या फिर पिथ रेज, इन सभी रीजन्स को कंक्लूड करके आपस में बोला जाता है जीटीएस। क्या बोला जाता है इनको, इन सभी को कंक्लूड करके आपस में बोला जाता है कि ये है हमारा जीटीएस। क्या है ये, जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और वेस्कुलर बंडल किसको, जाइलम एंड फ्लोएम को, ये अकेला मिलकर जाइलम एंड फ्लोएम क्या बनाता है, वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये बनाता है। तो आपको समझ में आया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या क्या पार्ट है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है एपिडर्मिस, शूट हेयर या ट्राइकोम, स्टोमेटा, और अगर आपका क्या है पानी एक्वेटिक प्लांट है तो क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगी, तो क्यूटिकल भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेड्यूलरी रेज, इन सभी को आपस में मिलाकर बोला जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, जो आगे जाके क्या बनाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। ये सभी मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। सो आई होप ये टीएस जो है डाइकोट स्टेम का, ये तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ईटीएस, वीटीएस, जीटीएस, ये किसके अकॉर्डिंग हमने सेपरेट किए हैं या डिस्क्राइब किया है, ये जो हमने क्लासिफाइड की है चीज़ें ये करिए हेबरलैंड के अकॉर्डिंग। हेबरलैंड के अकॉर्डिंग जीटीएस के अंदर क्या होगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और मेड्यूलरी रेस। लेकिन अब मैं आपको एक और क्या बताने वाली हूँ, एक और क्लासिफिकेशन की जैसी चीज़ें बताने वाली हूँ, यानी कि कुछ और टर्म्स मैं आपको समझाने वाली हूँ। वो जो चीज़ें हैं वो बेसिस जो भी क्लासिफाइड किया है वो हेबरलैंड ने क्लासिफाई नहीं किया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इसके लिए हम दूसरा एक डायग्राम यूज करते हैं, डाइकोट स्टेम का एक और टीएस हम देखेंगे यहाँ पर। और ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है, एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर देखिए, सिंगल लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर ये जो येलोइश पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर ये व्हाइट सा जो पार्ट है वो है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो ब्लू कलर की रिंग है वो है हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने वेस्कुलर बंडल्स बनाए हुए हैं, और वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल जो है उसके बीच का जो स्ट्रक्चर है उस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, पिथ रेस। और वेस्कुलर बंडल के बीच वाला जो स्पेस है, एक कंप्लीट वेस्कुलर रिंग के बीच में आपको ये जगह दिखाई दे रही है, बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो पिथ रेस। और कंप्लीट वेस्कुलर रिंग जब बन चुकी है तो वो बीच वाला स्पेस बोलते हैं पिथ। यही हमने पढ़ा है कि इसी तरह से क्या होता है, टीएस का जो टीएस होता है, डाइकोट स्टेम का टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये हेबरलैंड ने बताया था किसके बारे में कि एपिडर्मिस आगे जाके क्या बनाएगी, ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, शूट हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब होता ही हो क्या सकता है, और क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकता है।
तो उन सभी को मिलाकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोला जाता है। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ रेज और पिथ को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और वेस्कुलर बंडल क्या बना रहा है, जाइलम और फ्लोएम के मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और यही वेस्कुलर बंडल आगे जाके क्या करेगा, वीटीएस का फॉर्मेशन करेगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। अब जो नीट में क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि अगर डाइकोट स्टेम के टीएस में से हम ईटीएस यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वाला पार्ट हटा दिया जाए और वेस्कुलर, एक सेकेंड, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नहीं बोला था उसने बोला था कि एपिडर्मिस वाला पार्ट हटा दिया जाए और वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को हटा दिया जाए। क्या बोला, एपिडर्मिस वाले पार्ट को हटा दिया जाए और वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को हटा दिया जाए। तो इन दोनों को हटाने के बाद में जो यहाँ पर बचता है वो कौन से टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, तो वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मिस जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी, और बीच में ये जो सारी चीजें बची हुई है ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, ये फॉर्मेशन करेंगी जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो आपकी हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, क्या है बच्चों, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ये आपस में मिलाकर इनको आपस में मिलाकर बोला जाता है कॉर्टेक्स। यानी कि जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस अगर मैं बोलूँ तो ये जो है ये तीनों की तीनों चीज़ें, इन तीनों को अगर मैं सेपरेट न लिखूँ, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम क्या, कॉर्टेक्स। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको अकेला कॉर्टेक्स टर्म दिखाई दे जाए तो वो कॉर्टेक्स अकेला क्या होता है, अकेला नहीं है, वो तीन रीजन से मिलकर बना है कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को कंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो पेरीसाइकिल आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है बच्चों, ये जो पेरीसाइकिल आपको नजर आ रहा है, इस पेरीसाइकिल को हम क्या बोलते हैं, इस पेरीसाइकिल को बोला जाता है स्टील या फिर सिलेंड्रिकल स्टील। क्या बोला जाता है इस पेरीसाइकिल को बोला जाता है स्टील या फिर सेंट्रल सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, किस किस को मिलाकर, पेरीसाइकिल, पिथ, पेरीसाइकिल, पिथ रेस और पिथ, ये सभी आपस में क्या होते हैं, ये सभी इनको मिलाकर कंक्लूड करके बोला जाता है स्टील। अरे भाई आपकी साइकिल, पेरीसाइकिल किससे मिलकर बनी होती है, स्टील से मिलकर बनी होती है। तो पेरीसाइकिल, पिथ रेज और पिथ के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो स्टील टर्म यूज की जाती है। तो याद रखना कि अगर पूछ लिया जाए एपिडर्मिस को हटाकर, वेस्कुलर बंडल को हटाकर जो बाकी का पार्ट है, और वहाँ पे ऑप्शन में हो तो उसको वहाँ पे मान लो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं आया, ऑप्शन में हो कि उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और स्टील, तो कॉर्टेक्स का मतलब क्या हुआ, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को मिलाकर हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। पेरीसाइकिल, पिथ रेस और पिथ को मिलाकर क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। ये देखिए अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, बाहर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है, अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आई है। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, यानी कि ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो हेबरलैंड के अकॉर्डिंग नहीं है। हेबरलैंड ने स्टील या कॉर्टेक्स जैसे टर्म यूज़ नहीं किए थे, आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट साइड में भी मैंने आपको आई थिंक बताया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे मैंने बताया है, मैंने क्या बोला है कि कॉर्टेक्स जो है तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, तीन रीजन से मिलकर बना होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और पेरीसाइकिल, पिथ और पिथ रेस को हम कंक्लूड करके बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। तो ये हेबरलैंड के अकॉर्डिंग नहीं था, कॉर्टेक्स और स्टील वाली चीज़ ये अलग से है, तो ये याद रखनी है आप। तो डाइकोट स्टेम में हमने क्या देख लिया, हमने अब तक देख लिया है किसके बारे में कि कंप्लीटली हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को देखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने किस किस बेसिस पर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और उनके फंक्शन के बेसिस पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, उनके टाइप्स देख लिए हैं। अब तक हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। और परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और
सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ऐसी सेल्स जिनके अंदर, ऐसे टिश्यूज जो क्या है, जिनके पास में सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी है। टिश्यूज विच इज हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। टिश्यूज विच डू नॉट हैव capacity of cells division is called permanent tissue. Permanent tissue are two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. What is simple permanent tissue? Simple permanent tissue is called the tissues which are made similar type of cells is called simple permanent tissue, and tissues which are formed different या dissimilar type of tissue cells are called कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में क्या है, डिवाइड करने की, सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल यानी कि जो सारी के सारे टिश्यू उनसे एक जैसी सेल से, एक जैसी बनने वाली सेल से, एक जैसी दिखने वाली सेल से बने होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं। जाइलम टिश्यू क्या है, चार तरह की सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। फ्लोएम भी चार डिसिमिलर टाइप की सेल्स से मिलकर बना है, जैसे कि फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, इन सभी से। और जाइलम्स में भी हमने देखा है कि जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, तो अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर बने हैं। अब आपको पता है कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो है उसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम में क्या काम है कि जाइलम क्या करवाता है, जाइलम वाटर का कंडक्शन करवाता है, मिनरल्स एंड वाटर का कंडक्शन करवाता है। कहाँ से, रूट से लेकर लीफ तक, क्योंकि रूट्स, प्लांट की रूट ही तो वाटर एब्जॉर्व करती है सॉइल से, जमीन से, ठीक है। वहीं पे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्व करके रूट से कहाँ तक पहुँचाया जाता है, लीफ तक पहुँचाया जाता है। क्यों, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, पानी भी चाहिए भैया उसको, मिनरल्स भी चाहिए, वरना खाना वाना कैसे बनाएगा। और उसी तरह से फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का काम है कि लीफ के अंदर जो फूड बन चुका है उस फूड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका कंडक्शन करना, कहाँ से, लीफ से लेकर रूट की सेल्स तक, रूट के टिश्यूज तक, ठीक है। और आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जो है वो पढ़ लिया होगा आई होप आपने, तो उसमें हमने देखा है कि लीफ के अंदर जो फूड बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है, तो वो किस फॉर्म में प्लांट बॉडी में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और कहाँ पे स्टोर होता है, वो रूट के अंदर स्टोर होता है। और वो जो ग्लूकोज बना है उसका ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है गाइस, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो हम पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या बोला है कि दो तरीके के होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, अब डिवीजन नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर सकते जिन टिश्यूज की, कि वो परमानेंट टिश्यू हैं। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो क्या होते हैं, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 इज पेरेन्काइमा। प्लांट बॉडी जो
प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है वो मेनली पेरेन्काइमा की बनी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नंबर सेकंड है कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में आपको पता है, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम का भी क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब्स, सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये सभी होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, अलग अलग सेल्स से मिलकर बने हैं, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं और इनके फंक्शन भी क्या होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे। जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है प्लांट बॉडी के अंदर, फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीन तरह के होते हैं। यानी कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोला है कि इनके टिश्यूज के अंदर, इनकी सेल्स के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है और ये जो टिश्यूज है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। किसके बारे में, पेरेन्काइमा के बारे में। नंबर 1 इज पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा या फिर इसे ही क्या बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। मैंने अभी बताया कि इनिशियली जो प्लांट होता है, इनिशियली जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, मैंने उस टाइम की बात नहीं करी है जब प्लांट ट्री में बदल जाता है, वुडी हो जाता है, नहीं। शुरू में जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, यानी कि प्लांट क्या है, ग्रीन है, हर्बेशियस है, नया नया प्लांट है, प्राइमरी प्लांट बॉडी है, अभी उसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं बने हैं, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वुडी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, तब तक क्या होता है कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, एंगुलर टाइप की, ओवल टाइप की होती है, स्फेरिकल टाइप की होती है, यानी कि गोल होती है, ओवल टाइप की होती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी कुछ सेल्स ऐसी जो गोल है, कुछ स्फेरिकल फॉर्म में और कुछ ओवल फॉर्म में, यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। जनरली क्या होता है, पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, जनरली इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, पेरेन्काइमा की सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कुछ कंडीशंस में इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि मेसोफिल सेल्स वगैरह की हम बात करेंगे लीफ के अंदर, तो वहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस पेरेन्काइमा में प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हम जनरल बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि पेरेन्काइमा के सेल्स के अंदर क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब आप जो खाते हो ना, पेरेन्काइमा मेनली किसका बना होता है, पेरेन्काइमा की जो वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। मेन कंपोनेंट क्या है उसका, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और हमारी बॉडी आपको पता है कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, फिर भी आप सुबह से लेकर शाम तक सेल्यूलोज खाते हो बच्चों। कैसे सेल्यूलोज खाते हो, अभी गर्मी का टाइम है तो आप लोग जो वाटरमेलन खा रहे हो ना, तरबूज, वो उसकी सेल्स में भी क्या होता है, जो ज़्यादातर पार्ट है वो पेरेन्काइमा का मिलकर बना है। यानी कि मेनली जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। गवावा हो गया, अमरूद हो गया, मतलब पपीता हो गया, और ये जो लौकी, तुरई वगैरह आप जो खाते हो उसमें पेरेन्काइमा ज़्यादा है। तो आप सोच रहे होंगे कि सेल्यूलोजिक होता है पेरेन्काइमा, यानी कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है इसकी क्या, सेल वॉल पेरेन्काइमा टिश्यू की। और हम बोल रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं। दूसरा हम ये भी पेरेन्काइमा खाते हैं, पेरेन्काइमा में सेल्यूलोज है। दूसरी बात मैम ये भी बोल रही है कि हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। तो भाई तुम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो जो सेल्यूलोज से बनी हुई वॉल होती है वो तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें तो डाइजेस्ट कर सकते हो ना। तो बाकी डाइजेस्ट करने के बाद में जो सेल्यूलोज से बना हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको क्या होता है, एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में मैंने क्या बोला है कि पेरेन्काइमा स्टार्टिंग में जो प्राइमरी बॉडी होती है उसमें मेन कंपोनेंट प्लांट बॉडी का पेरेन्काइमा होता है। बहुत सारे फ्रूट्स में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है, और स्पेशल फ्रूट्स की बात भी हम कर लेंगे जब हम उसको डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली है कि ये जो पेरेन्काइमा होता है ये
फूड का स्टोरेज करता है। फूड स्टोरेज करता है तभी तो तुम जो फ्रूट खा रहे हो, मैंने क्या बोला है, मेनली जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू होता है। तो तुम जो फूड खा रहे हो वो क्या है, स्टोरेज फूड ही है उसका। फ्रूट जो बना रहा है प्लांट, तो वो उसका स्टोर फूड ही है जिसको तुम चर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। तो फूड का स्टोरेज करने का काम क्या होता है, पेरेंकाइमा का। लेकिन कभी कभी ये पेरेंकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, पेरेंकाइमा फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब पेरेंकाइमा फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, क्योंकि पेरेंकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इसी पेरेंकाइमेस्टर टिश्यू का नाम हो जाता है क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो पेरेंकाइमा के बारे में क्या बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप में, स्फेरिकल शेप में या एंगुलर शेप में होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। प्राइमरी प्लांट बॉडी या फिर जो हर्बेशियस प्लांट होता है, जब प्लांट ग्रीन होता है तो उसका मेन कंपोनेंट पेरेंकाइमा होता है। पेरेंकाइमा फूड का स्टोरेज करता है। प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंक्शन क्या है कि फूड स्टोरेज का फंक्शन है। और फ्रूट में मेनली जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो पेरेंकाइमेटस टिश्यूज होता है। उसके अलावा अगर पेरेंकाइमा टिश्यूज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस पेरेंकाइमा का नाम होता है क्लोरेनकाइमा। तो ये सारी चीज़ें ही क्या होती है पेरेंकाइमा के बारे में। इस तरह का पेरेंकाइमा का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम देख लो, यहाँ पर इमेज देख लो। अब वन बाय वन मैं पेरेंकाइमा के बारे में मैंने जितनी भी बातें करी है वो मैं लिख के बताती हूँ कि इसके कैरेक्टर्स क्या है। तो नंबर 1 कैरेक्टर है दैट सेल वॉल इज, कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन एंड मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज में मेनली क्या होता है, मेनली सेल्यूलोज ही होता है। मेनली सेल्यूलोज या फिर पेक्टोसेल्यूलोज से क्या होती है, इसकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। दूसरा मैंने क्या बोला है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल फॉर्म में हो सकती हैं, ओवल शेप में हो सकती हैं और एंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंगुलर या फिर पॉलीगोनल और पॉलीगोनल इन शेप। तीसरा कि कहाँ कहाँ पर पेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। तो मेनली जो प्लांट की बॉडी है वो तो किससे मिलकर बनी होती है, स्टार्टिंग में जब प्लांट हर्बेशियस होता है पेरेंकाइमा ही होता है। यानी कि प्लांट का जो कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, मेनली वो किसका मिलकर बना है, पेरेंकाइमा का मिलकर बना है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इट इज फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पिथ और उसके अलावा लीफ के मीजोफिल में। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है कि कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, मेडुलरी रेज में, पिथ में और लीफ के मेसोफिल में क्या प्रेजेंट है, पेरेंकाइमा प्रेजेंट है। अब देखो हमें क्या पता है कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हाइपोडर्मिस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या टर्म आई है, कॉर्टेक्स आया है। तो कॉर्टेक्स आया है तो कॉर्टेक्स में क्या क्या हो गया, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस को हमने इंक्लूड कर लिया। और पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, सभी में क्या है, पेरेंकाइमा प्रेजेंट है। तो प्लांट का मेन कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे, मेन प्लांट की बॉडी, उसमें सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट, सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, ठीक है। एंड लीफ, मेसोफिल एंड मेनली जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पल्प ऑफ फ्रूट्स, ज्यादातर फ्रूट जो हम खाते हैं वो क्या होते हैं कि हम फ्रूट्स में क्या खा रहे हैं, पेरेंकाइमेटस टिश्यू खा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, it forms
मेजर पार्ट ऑफ प्लांट, मेजर पार्ट या मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन। ऑर्गन्स में मेजर कंपोनेंट्स किससे मिलकर बना होता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। फिर वो चाहे से ऑर्गन्स किसके हों, हम रूट की बात करें, हम स्टेम की बात करें या फिर हम लीफ की बात करें, मेनली सबसे ज़्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, इसके फंक्शन है जिनके बारे में मैंने बात की थी। अभी मैंने आपको बताया कि इसके ये कैरेक्टर है इसके। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन क्या है इसका, कि फूड का स्टोरेज करना इसका मेन फंक्शन है। और अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। और जब पेरेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है, फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, तो इसी पेरेनकाइमा को हम क्या बोलने लग जाते हैं कि इसी का नाम हम रख देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या रख देते हैं बच्चों? क्लोरेनकाइमा। तो इसका फंक्शन क्या है, कि इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, किसका नाम हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। एंड ये क्या करता है, सिक्रेशन भी करता है। एंड सिक्रेशन कहाँ पर करता है, कि आपको पता है कि जो रूट होती है, रूट की टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप प्रेजेंट होता है। तो रूट कैप पर क्या प्रेजेंट होता है? जो रूट कैप होती है, ये रूट है मान लो, और ये जो रूट की कैप है, ये रूट कैप जो है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, रूट कैप को में पेरेनकाइमेटस टिश्यू सिक्रेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेंट जैसी कुछ चीज़ें सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, रूट कैप इजीली, जो रूट है वो किसके अंदर, मिट्टी के अंदर अपनी ग्रोथ करती जाती है और टूटती नहीं है आगे से, ठीक है ना। नमी रहेगी, लुब्रिकेंट रहेगा तो वो इजीली जा पाएगी, तो सिक्रेशन करता है। तो इट इज ऑल अबाउट पेरेनकाइमेटस टिश्यू। एंड व्हाट इज पेरेनकाइमेटस टिश्यू? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि एक जैसे सिमिलर सेल से मिलकर बना हुआ है। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि ये फूड का स्टोरेज करता है, कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो उसका नाम क्लोरेनकाइमा होता है, और ये सिक्रेशन करता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है, और प्लांट पार्ट का सबसे ज़्यादा पार्ट, रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स पेरेनकाइमेटस टिश्यूज के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा पेरेनकाइमा के बाद में सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम है क्लोरेनकाइमा। क्या नाम है? क्लोरेनकाइमा। तो देखिए, दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, और इसी कोलेनकाइमा को क्या बोल सकते हो आप? कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमेटस टिश्यू। कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमेटस टिश्यू। अब कोलेनकाइमा क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि कोलेनकाइमा की जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में। यानी कि डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कहाँ है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं मेनली तो वहाँ पे भी पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है उसमें पेरेनकाइमा से भी ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा? कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन जो होता है थोड़ा सा ये क्या करने का काम करेगा भाई, वो तो स्टोरेज करवा देगा, ये क्या करेगा? थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम करेगा। और ये जो कोलेनकाइमा है ना आपका डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, हेक्सागोनल टाइप की, ये देखो, ठीक है। और मेनली तो ये भी क्या होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो इसके कोने हैं ये कोने क्या होते हैं? मोटे मोटे से रहते हैं। आप देख लें थिक कॉर्नर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। इसके ये जो कोने हैं ये थिक हैं। क्यों है ये कोने थिक? क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलोज के ऊपर
जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। पूरी की पूरी सेल पर डिपोजिशन नहीं हुआ है, इसके कोनों पर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से इसके कोने क्या हो गए थिक हो गए। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, कोलेनकाइमा में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, किसके अंदर, कोलेनकाइमा के अंदर। तो सबसे मेन चीज तो जो आपको कोलेनकाइमा के बारे में याद रखनी है कि डाइकोट स्टेम जो होता है उसकी हाइपोडर्मिस में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कोलेनकाइमेटस टिश्यू। क्या है कि वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू है। तो ये वाली चीज याद रखना आप कि इसकी अकरेंस की अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ मिलता है, तो इट इज फाउंड in hypodermis of young herbaceous dicot stem and petiole of leaf। कहाँ प्रेजेंट होता है, हर्बेशियस स्टेम में। हर्बेशियस का मतलब क्या है कि ग्रीन स्टेम में। जब प्लांट क्या होगा, प्लांट की प्राइमरी बॉडी की बात की जा रही है, क्या हो रहा है, प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनी है तो उसकी कहाँ पे प्रेजेंट होगा कि उसके स्टेम की हाइपोडर्मिस में आपका कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा कि पेटियोल ऑफ लीफ। आपने कभी कभी देखा है कि जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं, डाइकोट प्लांट की जो पत्ती होती है, जैसे पीपल की पत्ती का जो पेटियोल अगर आप लोगे ना तो उसको चारों तरफ अपनी रिंग के तुम ऐसे घुमा के रिंग की तरफ बांध भी लोगे ना तब भी उसका पेटियोल क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो क्या समझे आप कि कोलेनकाइमा क्या करेगा, सपोर्ट दे रहा है। किस तरह से सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि प्लांट की बॉडी अभी प्राइमरी है, प्लांट हरा है, हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है, उसकी लंबाई बड़ी, प्लांट हरा है, हर्बेशियस प्लांट है, बहुत मोटा नहीं हुआ है, यानी कि ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ट्री में तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, तब जाके ट्री बनेगा ना, वुडी स्ट्रक्चर हो जाएगी तब। तो अभी वुडी नहीं हुआ है प्लांट, अभी उसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। तो मान लो बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, तो डाइकोट प्लांट क्या होगा, तेज हवा चलेगी तो इधर से हवा आई तो इधर मुड़ गया, इधर से हवा आई तो क्या हो गया, इधर झुक गया। लेकिन वापस से क्या होता है कि झुकने के बाद में फिर से सीधा हो जाता है, उसका स्टेम टूटता नहीं है। जैसे ही उसकी पत्ती का पेटियोल जो है उसको तुम रिंग के चारों तरफ, एक पीपल की पत्ती लेना, उसको उसके पेटियोल को अपनी उंगली के चारों तरफ घुमा के देख लेना, वो टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। और कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, टूटने नहीं दे रहा है। अगर हार्ड होता तो क्या हो जाता, टूट जाता, जैसे झुकता वैसे। तो ये क्या कर रहा है, बार बार में स्ट्रेट हो जाता है। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ये टिश्यू क्या होता है, एक तरह से फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने क्या बोला कि लीफ के पेटियोल में प्रेजेंट होता है, लीफ के पेटियोल में प्रेजेंट है। जैसे ये कोई डाइकोट स्टेम की लीफ है और इस लीफ का ये क्या है, पेटियोल है। ये पेटियोल, तो इस पेटियोल में क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस, पेटियोल ऑफ लीफ। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कि अगर मैं स्टेम की टीएस को कट करूं तो हमें वहाँ पर क्या नज़र आएगा, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। तो ये एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो है, ये रीजन कौन सा है, हाइपोडर्मिस का है। और हाइपोडर्मिस में डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कि डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, हमारा कोलेनकाइमस टिश्यू प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस, टीएस ऑफ डाइकोट की अगर मैं बात करूं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है।
ठीक है, अब देखिए कि डिपोजिशन क्या होता है, कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जनरली तो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन इसके कॉर्नर्स पर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोने क्या हो जाता है, थिक हो जाते हैं। किसकी वजह से, लिग्निन का डिपोजिशन कोनों पर है, पूरे उस पर नहीं है। तो डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, हेमी, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन्स, पैक्टीन सॉरी लिग्निन नहीं पैक्टीन्स अकर्स एट, लिग्निन होगा स्क्लेरेनकाइमा में, क्या होता है यहाँ पर इसके कोनों पर पैक्टीन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का नहीं होता है। सॉरी गाइस, मैंने गलत बोल दिया है कि यहाँ पर कोलेनकाइमा के जो कोने होते हैं उस पर किसका डिपोजिशन होता है, पैक्टीन का डिपोजिशन होता है। लिग्निफाइड जो सेल्स होती है वो स्क्लेरेनकाइमस सेल्स होती है, स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू की होती है। तो डिपोजिशन किस किस का होता है, कि इसकी सेल्स पर सेल्यूलोज का होता है, हेमीसेल्यूलोज का होता है और पैक्टीन्स का होता है। अकर्स एट कॉर्नर्स, जिसकी वजह से कॉर्नर्स पे क्या है, पैक्टीन्स का, कॉर्नर्स पे क्या है, पैक्टीन्स का डिपोजिशन है, इसलिए कोने क्या हो गए, मोटे हो गए। आगे देखिए, कोलेनकाइमा is made up of elongated cells, but in TS cells appear angular या पॉलीगोनल। क्या होता है कि जो कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो इस तरह से लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन लंबी लंबी सेल्स किस में नजर आएंगी, एलएस कट करेंगे तो कोलेनकाइमा की सेल्स लंबी लंबी नजर आएंगी। लेकिन अगर हम सेल्स का टीएस कट करें, क्या कट करें, टीएस कट करें, तो लंबी लंबी सेल्स कैसी, ऐसे राउंड 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 नजर आएंगी, यानी कि एंगुलर या पॉलीगोनल, सॉरी राउंड नहीं, एंगुलर या पॉलीगोनल शेप में नजर आएंगी। तो अब क्या होती है कि कोलेनकाइमा की सेल्स होती तो कैसी हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लेकिन जब इसका टीएस कट किया जाता है तो इसकी सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीगोनल या फिर एंगुलर जैसी नजर आती है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमने देखा कि क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, एक तरह से प्लांट को गिरने से, टूटने से बचा रही है, कि वो गिर जाता है फिर वापस से खड़ा हो जाता है, कोलेनकाइमा की वजह से टूटता नहीं है। क्या हो रहा है, टूटता नहीं है। तो फंक्शन की मैं बात करूं तो इसके फंक्शन क्या है, कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक तो मैकेनिकल एंड वाइटल फंक्शन। क्या करता है, वाइटल का मतलब है दैट इज कि ये भी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कि मेन काम तो इसका मैकेनिकल सपोर्ट है, लेकिन ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन सा सब्सटेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है जब क्लोरोफिल होगा, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन तो क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट है। कोलेनकाइमा में एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसके कोनों पर पैक्टीन का डिपोजिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें कोलेनकाइमा नजर आता है। क्या नजर आता है, डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है, और इसके अलावा पेटियोल लीफ ऑफ पेटियोल में भी क्या है, डाइकोट लीफ में हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है, स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है हमारे लास्ट टिश्यू का, स्क्लेरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमस्टस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनल स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू।
अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करूं तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो टाइप की सेल्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और एक होती है स्क्लेरिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फाइबर वाली फॉर्म में आप देख सकते हो कि लंबी लंबी क्या है, इलोंगेटेड क्या है, इलोंगेटेड सेल्स हैं। स्क्लेरिड वाली क्या है, ऑलमोस्ट ओवल या फिर राउंड या फिर आप एंगुलर शेप बोल सकते हो इसको, इस शेप में प्रेजेंट है। जब फाइबर की फॉर्म में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो कि इसके जो एंड हैं, कोने हैं लास्ट वाले, वो क्या है, टेपर्ड एंड है, यानी कि नुकीले हैं। और स्क्लेरिड में क्या हो रहा है कि जो स्क्लेरिड है उसमें ल्यूमेन जो है वो क्या है, नैरो है, कि वो राउंड है तो उसमें पीट्स प्रेजेंट है और क्या है, लुमेन जो है, अगर लुमेन की बात करें, लुमेन क्या होता है कि खाली स्पेस सेल के अंदर, तो वो क्या है, नैरो है। लेकिन अगर मैं फाइबर की बात करूं तो इसका ल्यूमेन क्या है, थोड़ा ब्रॉड है स्क्लेरिड्स के कंपेयर में। दूसरी चीज, स्क्लेरेनकाइमा जो होती है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो क्या होती है, एक तरह से लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसकी सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती है। लिग्निन का डिपोजिशन है, थिक सेल वॉल प्रेजेंट है, रिजिड है स्ट्रक्चर में, फ्लेक्सिबल नहीं है। और दूसरी चीज कि ये क्या होती है, एक तरह का डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो ये काम क्या करेगा कि ये फंक्शन करेगा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, रिजिड बनाएगा प्लांट बॉडी को। क्या करेगा, सेल को, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है, डेड है। ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस डेड है। तो दो तरह का होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक है हमारा क्या, फाइबर की फॉर्म में। तो फाइबर की बात करती हूँ मैं, फाइबर वाले के बारे में बात करते हैं। तो फाइबर के बारे में लिखते हैं पहले कि फाइबर कैसा है। फाइबर की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, नंबर 1, एक फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या, आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो फाइबर की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है स्क्लेरेनकाइमा तो इसकी वॉल कैसी होगी, थिक वॉल्ड होगा। वॉल कैसी है, थिक वॉल है। क्यों है वॉल थिक, क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों, कि वॉल जो है वो थिक है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है। इलोंगेटेड है, लंबी लंबी नजर आ रही है, इलोंगेटेड होती है फाइबर की फॉर्म में। जब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होता है तो ये थिक सेल वॉल है, इलोंगेटेड है एंड pointed cells generally and pointed cells generally occurring in groups. क्या बोला मैंने कि जब फाइबर की बात करते हैं तो थिक सेल वॉल है, इनके टेपर्ड्स जो है, टेपर्ड एंड्स जो है वो कैसे हैं, पॉइंटेड हैं। और उसके अलावा हमने क्या बोला है कि ये अकेली प्रेजेंट नहीं होती, ग्रुप में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, ग्रुप में प्रेजेंट होती है। अब मैं बात करती हूँ एक स्क्लेरिड की। स्क्लेरिड की फॉर्म में जब क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अगर इस तरह से स्क्लेरिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसके अंदर की बातचीत कर लेते हैं। स्केलेरिड, स्केलेरिड में क्या होती है, स्फेरिकल हो सकता है इसका शेप, कि भैया फाइबर में होगी तो इलोंगेटेड होगी। स्केलेरिड में क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है और सिलेंड्रिकल हो सकती है, ओवल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, हाईली थिकंड, बहुत ज्यादा मोटी होती है, हाईली थिकंड डेड सेल। क्या है ये, डेड सेल है जिसकी कैविटी कैसी है कि नैरो कैविटी है। डेड सेल है, कैविटी कैसी है, नैरो, स्क्लेरिड की। और ल्यूमेन किसमें, इसका ब्रॉड ल्यूमेन प्रेजेंट है। जब फाइबर है तो ल्यूमेन कैसा है, इसका ब्रॉड है, यानी कि बड़ा है, बिग लिख देखती हूँ। और स्क्लेरिड वाले की अगर हम बात करें तो इसका ल्यूमेन कैसा होता है कि इसमें नैरो ल्यूमेन कैविटी प्रेजेंट होती है, नैरो होता है। दूसरी देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि ये स्क्लेरिड जो है स्फेरिकल फॉर्म वाली की अगर मैं बात करूँ तो फाउंड इन
कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि अनानास, पीच वगैरह, आड़ू, पीच खाते हो आप, चीकू खाते हो, तो अब जनरली हम आम वाम खाते हैं ना तो आवाज़ नहीं आती खाने में, बहुत स्मूथली पल्प, जो उसका पल्प है वो बहुत स्मूथ है, ठीक है, हम ऐसे मसलेंगे उसको लेके तो बहुत स्मूथली रप्चर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप चीकू लो और उसको, उसके पल्प को मसलने की कोशिश करो, या फिर आप क्या खा रहे हो, जब नाशपाती खा रहे हो तब भी क्या होती है, आवाज़ आती है, जैसे कुछ क्रिस्टल आप लोग क्या कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, और चीकू को भी लेके ऐसे मसलने की कोशिश करोगे इसके पल्प को, तो ऐसा लगेगा कोई क्रिस्टल पार्टिकल्स है इसमें जिसको मसल रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ये स्क्लेरिड या स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू, सारे के सारे फ्रूट जो होते हैं उनमें तो क्या प्रेजेंट होता है, पेरेंट काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन ये स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू किन फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि चीकू हो गया, नाशपाती हो गया, वहां पर स्क्लेरिड प्रेजेंट होता है, यानी कि स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू। तो फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, इसके अलावा पल्प ऑफ गवा, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, and leaves of tea। क्या बोला है मैंने, कहाँ कहाँ पे स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू, जो स्क्लेरिड की फॉर्म की बात की है, स्क्लेरिड फॉर्म यानी कि ओवल शेप में हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कि ये प्रेजेंट है कुछ फ्रूट में, जैसे कि अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, उनकी फ्रूट की वॉल में प्रेजेंट है, उनके पल्प में प्रेजेंट है। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है, कि इसके अलावा ये प्रेजेंट है कुछ नट्स की फ्रूट वॉल में, और कुछ लेग्यूम्स के सीड कोट में प्रेजेंट है, और चाय की पत्तियों में प्रेजेंट है। लेग्यूम के सीड कोट में प्रेजेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा सफ़ेद वाला चना, राजमा जो होता है, उसका क्या होता है, वो सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम डायरेक्टली सुबह सब्जी नहीं बनाते, उसको रात भर सोक करना होता है पानी में, जिससे उसका सीड कोट क्या हो जाए, ढीला हो जाए, मतलब स्मूथ हो जाए, और उसको तब जाके आप सुबह बना सकते हो। तो जो हम राजमा और सफ़ेद वाले चने खाते हैं ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसकी भी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, स्क्लेरिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस वजह से रात भर उसको क्या करना पड़ता है, हमें सोक करना पड़ता है। फंक्शन की बात करूंगी, स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कोलेनकाइमा डाइकोट की हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोनोकोट प्लांट के स्टेम की टीएस जब हम कट करते हैं तो उसके हाइपोडर्मिस में, यानी कि मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। स्क्लेरेंट काइमेटस टिश्यू क्या है, एक तरह का डेड टिश्यू है जिसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं हम। क्या लिखने वाले हैं कि क्या करता है ये, इट इज मेन, कि भाई कोलेनकाइमा तो देता ही है मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा तो पूरी तरह से डेड है, तो इसका मेन काम ही क्या है, इसका तो मेन काम ही मैकेनिकल सपोर्ट देना है। कोलेनकाइमा तो फिर भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इट इज मेन मैकेनिकल टिश्यू, मेन, ये क्या है, मेन मैकेनिकल टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या है, थिक है, थिक, सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब क्या है कि लिग्निन का डिपोजिशन है। सेल्स बिकम डेड, इसकी डेड सेल्स क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसकी सेल्स क्या हो जाती हैं, मर जाती है, डेड सेल्स बन जाती हैं, डेड सेल हो जाती हैं ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। और सेल्स जो है वो क्या है, कम फ्लेक्सिबल है। भैया मर चुकी है तो फ्लेक्सिबल क्या होंगी, तो सेल्स
लेस फ्लेक्सिबल या फिर बिल्कुल ही नहीं होती, मैं तो ये बोलूँगी सेल्स आर लेस फ्लेक्सिबल और मोर रिजिड, बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिजिड होती है। जब रिजिड है तभी क्या होगी, ये सेफ्टी देने का काम करेगी, मतलब मैकेनिकल टिश्यू बनेगी, यानी कि सपोर्ट देने का काम करेगी। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि कहाँ पर मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड इन हाइपोडर्मिस, फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है और डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होती है। तो डायग्राम बना के बताती हूँ मैं छोटू सा मोनोकोट स्टेम का। ये मोनोकोट स्टेम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हुई, एपिडर्मिस। क्या है बच्चों, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है कंप्लीटली सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एपिकल मेरिस्टेम, जो हेबरलैंड ने क्या किया था, फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, जो आगे जाकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम मेरिस्टेम को किसके बेसिस पर, मेरिस्टेम टिश्यूज को हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जैसा कि मैंने बीच में लेक्चर में भी बोला है कि ये मत समझना कि ये तो हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि टिश्यूज हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। आपके नीट के सिलेबस में डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, डाइकोट स्टेम लीफ रूट, मोनोकोट स्टेम लीफ रूट। तो अगर मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाने वाली हूँ और उससे पहले आपको टिश्यूज के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पर नहीं जा सकती, वहां पर जाके आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए।